हाँ जी, सभी को नमस्कार। आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आ जाएं भी सभी बच्चे जल्दी से और जुड़े हमारे साथ। तो हम कर लेते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? समास का। ठीक है, समास का हमारा टॉपिक चल रहा है। तो जो समास है वो कहते किसे हैं, हम 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल किया था। समास कहते हैं बच्चों दो या दो से अधिक पदों के मेल को। जब दो पद एक दूसरे से दूर दूर होते हैं ना, तो बीच के अंदर कुछ एक कारक चिन्ह और पदों का लोप करके क्या किया जाता है, उनको पास पास में लाया जाता है। बीच के कुछ पदों का या कारक चिन्हों का लोप करके क्या किया जाता है, पास पास में लाया जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, और इसका क्या बन जाएगा, दही बड़ा बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा इसका, दही बड़ा बन जाएगा। यानी कि ये जो बीच के अंदर कारक चिन्ह है या जो ये पद है, ये इनके कारण ये दोनों दूर दूर थे, इन दोनों को क्या लाया, पास पास में लाया गया, तो नया शब्द क्या बन गया, दही बड़ा बन गया। ठीक है ना। फिर जो समास है, अगर आपको मुख्य रूप से पूछे तो कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। अगर पदों की प्रधानता के आधार पर पूछे, पदों की प्रधानता के आधार पर, तो ये कितने हैं, ये 4 है। हम ये बात कर चुके थे। फिर सबसे पहले हमने कौन सा किया, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास मैं आपको बस 5 मिनट में थोड़ा रिवाइज करवा रही हूँ, बाकी तो हमने ये सारा कर ही लिया और आपको समझ में भी आ गया। अव्ययी भाव समास वहाँ होता है जहाँ पर उपसर्ग दिए हों आगे, सारे उपसर्ग नहीं, बस कुछ एक उपसर्ग है, आ, अनु, प्रति, भर, यथा, बे और हर। जहां पर ये उपसर्ग लगे हो ना शब्द से पहले, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास की आप पहचान उपसर्ग से करेंगे। उसके बाद जो अव्ययी भाव समास में जो शब्द बनेगा ना, नया शब्द, उसका रूप कभी भी नहीं बदलेगा, उसका रूप कभी भी नहीं बदलेगा। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। जैसे हमने लिखा भरपेट, तो भरपेट का भरपेट तो नहीं बनता भाई, भरपेट का भरपेट ही रहेगा। हमने कहा यथाशक्ति, तो यथाशक्ति का यथाशक्ति ही रहेगा, इसका यथाशक्तियों नहीं बनेगा। देखो शक्ति का तो शक्तियों बन जाता है ना। जैसे हम लोग सुनते हैं कि उसने बहुत सी शक्तियां इकट्ठी कर रखी हैं, शक्ति का क्या बना लिया, शक्तियां। लेकिन अविभाव समास के अंदर जब हमने शक्ति के आगे यथा लगा दिया, तो इसका यथा शक्तियां या यथा शक्तियों नहीं बनेगा भाई, ये जैसा है वैसा की वैसा ही रहेगा। ठीक है। फिर जैसे हमारे सामने शब्द है नालायक, और ये एग्जाम में आ गया, आपको ये नहीं पता कि नालायक शब्द अविभाव समास होता भी है या नहीं होता, तो आप देख लो ना, इसका रूप बदल रहा है क्या। नालायक का क्या बन जाएगा, नालायकों बन जाता है ना। जैसे टीचर बोलते हैं इन नालायकों को बहुत बार समझा दिया, अरे नालायकों पढ़ लो, अरे नालायकों मान जाओ, तो नालायकों शब्द तो बन जाता है, इसीलिए ये अविभाव समास नहीं है। ठीक है। फिर जहां पर दो शब्द सेम सेम आ जाएं, जैसे पल पल, क्षण क्षण, धीरे धीरे, तेज तेज, मंद मंद, अविभाव समास होगा। या जहां पर क्या आ जाए, दोनों शब्द मिलाकर आ जाए, बीचों बीच, रातों रात, बातों बात, धड़ाधड़, भागम भाग, है ना, मारा मारी, वहां पर अविभाव समास होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, तत्पुरुष की। तत्पुरुष कौन सा होता है कि जहां पर दूसरा पद प्रधान हो, और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये कारक से जुड़ा है। कारक से कैसे, कि कारक के अंदर जो कारक चिन्ह होते हैं, ये हमने किए हुए हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया था ये। तो जो कारक चिन्ह होते हैं, तो
देखिए, ये जो कारक चिन्ह बीच में आएंगे, जैसे हमने कहा देशभक्ति, देशभक्ति, तो देशभक्ति का विग्रह क्या बनाओगे? देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है। तो यहां पर बीच में क्या आ गया? के लिए। तो हमें पता है ये कौन सा होगा? ये संप्रदान होगा। देश के लिए भक्ति, ये संप्रदान तत्पुरुष होगा भाई, ठीक है। हमने कहा मदांध, मदांध मतलब मद में अंधा, मद में, मद क्या होता है? नशा, नशे में अंधा हो गया है भाई। तो बीच में आ गया तो कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष। बीच में जब में आ गया तो कौन सा बन गया? अधिकरण तत्पुरुष बन गया भाई। तो जो कारक चिन्ह बीच में आए वही समास होता है। उसके बाद हमने न वाला किया, ये तो आपको आ गया समझ में। फिर हमने कहा कि न तत्पुरुष, न तत्पुरुष जिसका पहला पद, जिस समास का जो पहला पद है वो ए हो, अन हो या क्या हो? ना हो। ऐसे जैसे अधर्म, अन्याय, असत्य, अनाथ, अनहोनी, अनकहा, अनचाहा, अनदेखा, अनमना, ना से ना लायक, ना समझ, ना माकूल, है ना। तो जहां पर ये आ जाए वहां पर न तत्पुरुष होता है। उसके बाद हमने कर्मधारय समास किया। कर्मधारय समास यानी कि जहां पर विशेषण विशेष्य, जहां पर विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध पाया जाए वहां पर कर्मधारय समास होता है। विशेषण विशेष्य का या उपमान और उपमेय का संबंध पाया जाए, ठीक है। जैसे हमने कहा वसुंधरा, क्या कहा? वसुंधरा। वसुंधरा का विग्रह क्या बनेगा? कि वसु को जो धारण करती है ना। नहीं, ये तो बहुब्री भी बनता है भाई, यानी कि क्या हो गया? पृथ्वी जो वसुओं को धारण करती है भाई। वसुंधरा के अंदर नहीं है कर्मधारय, मैंने गलती से लिख दिया ये वाला, ठीक है ना। ऐसे कैसे मिट रहा है ये? चलो जी, ठीक है। जैसे हमने यहां पर कहा ज्वालामुखी, वो गलती से लिखा गया, वो उसमें उसमें बहुब्री है भाई। ज्वालामुखी, ज्वाला के मुख है जिसका, किसका? ज्वाला के समान। यानी कि मुख की क्या विशेषता बताई कि कैसा है? ज्वाला के समान है भाई। तो यहां पर समास कौन सा है? कर्मधारय समास है। हमने कहा कि अल्पसंख्यक, क्या कहा? अल्पसंख्यक। अल्प है जो संख्या में, वो अल्पसंख्यक होता है। जो संख्या में क्या है? थोड़े हैं, वो क्या है? अल्पसंख्यक है। फिर हमने कहा कनकलता, कनकलता, तो कनक रूपी लता, कनक क्या होता है? सोना, और कनक धतूरा भी होता है। कनक रूपी लता, इसको कनकलता बोलते हैं भाई। कनक रूपी लता, क्रोधाग्नि, अग्नि रूपी क्रोध, कमल नयन, ठीक है ना, कमल के समान नयन। तो जहां पर किसी न किसी की कोई ना कोई क्या बताई जाएगी? विशेषता। इसके बाद देखिए, अब हम समास करते हैं द्विगु। ये हमने नहीं किया, हमने केवल कर्मधारय तक ही किया था। द्वि का मतलब क्या होता है? द्वि ये तो दो, और दो क्या है भाई? एक संख्या है। तो द्विगु समास वहां होता है जिस समास का पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद क्या हो? संख्यावाची हो। जिस समास का पूर्व पद क्या हो? संख्यावाची हो, और उत्तर पद समूह का बोध करवाए, समूह का बोध कराए, वहां पर हमेशा द्विगु समास होता है। जिस समास का पहला पद तो क्या हो? संख्यावाची हो, और जो उत्तर पद होता है ना, वो किसका बोध करवाए? समूह का बोध करवाए। वहां पर हमेशा कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है, ठीक है ना। कौन सा होता है? द्विगु समास। जैसे हमने कहा दोपहर, दोपहर माना दो पहरों का समूह, है ना। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं ऐसे।
तीन भुजाओं का समूह। फिर त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह। फिर हमने कहा क्या, चौराहा, चार राहों का समूह। क्या होता है, चौराहा होता है, ठीक है ना। फिर चवन्नी, चार आनों का समूह। जो चार आनों का समूह, जिसके अंदर चार आने होते हैं, 1 रुपया में 16 आने होते हैं भाई, तो चार आनों का समूह है वो क्या है, वो चवन्नी है। फिर हमने कहा कि पंचवटी, 5 वटों का समूह। पंचवटी माना 5 वटों का समूह। फिर हमने कहा चारपाई, वैसे चारपाई है ना बहुब्रीहि समास बनता है भाई, चारपाई। ये द्विगु समास वैसे नहीं होता, पर दिया होता है ज्यादातर किताबों के अंदर, पर मैं आपको एग्जैक्ट बता रही हूँ, इसमें बहुब्रीहि समास है। क्योंकि किसी भी चार पाइयों वाली चीज को हम लोग चारपाई नहीं कह सकते। चारपाई का एक विशेष मतलब होता है कि क्या, पलंग, सोने के लिए क्या, पलंग, या जैसे खाट बोलते हैं हम अपनी भाषा में। तो चारपाई का एक विशेष मतलब है। कुर्सी के भी 4 पाई होते हैं, उसको चारपाई थोड़ी ना बोलेंगे। मेज के भी 4 पाई होते हैं, पर उसको चारपाई नहीं बोलेंगे। तो चारपाई मतलब 4 पायों का समूह अर्थात पलंग। पर अगर ये दे, कई बार क्या होता है, जो पूछने वाला है ना एग्जाम के अंदर, वो इस बात की तरफ ध्यान नहीं करता, और चारपाई को दे और ऑप्शन में बहुब्रीहि ना हो, तो आप किसको मान के आओगे, यहां पर द्विगु को मान लोगे भाई। किसको मान लोगे, द्विगु को मान लोगे। षटकोण, 6 कोणों का समूह। षटकोण माना 6 कोणों का समूह। फिर सप्तपदी, 7 पदों का समूह। सतसई, 700 का समूह। सतसई क्या होता है, 700 का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह, ठीक है ना। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। पंसेरी, 5 किलो का, यानी कि 5 शेरों का समूह। 5 शेरों का समूह क्या होता है, पंसेरी। 2 मंजिला, 2 मंजिलों का समूह। दुपहिया, कहते हैं ना दुपहिया वाहन, दुपहिया, 2 पहियों का समूह। दुपहिया वाहन कौन से होते हैं, जहां पर पहिए कितने हो भाई, 2 हो। दुपहिया वाहन, 2 पहियों का क्या आएगा, समूह आएगा, ठीक है ना। फिर 9 गांव, 9 गांवों का समूह। 9 गांव, 9 गांव शब्द होता है एक भाई, 9 गांव, 9 गांवों का समूह। पंचतंत्र, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। आगे क्या है, पंचतंत्र, यानी कि 5 तंत्रों का समूह। फिर हमने लिखा दशक, यानी कि 10 का समूह। दशक क्या होता है, 10 का समूह। शतक, 100 का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। शताब्दी होता है 100 वर्षों का समूह। फिर सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, 7 सागरों का समूह। सप्त सिंधु क्या होता है भाई, 7 सागरों का समूह। तो यहां पर हमने क्या देखा कि इन सब का पहला पद तो क्या है, संख्यावाची है, और उत्तर पद किसका बोध करवा रहा है, समूह का बोध करवा रहा है भाई। उत्तर पद किसका बोध करवा रहा है, समूह को यहां पर बता रहा है। तो जिस समास का पहला पद तो क्या हो, संख्यावाची हो, और उत्तर पद जहां पर समूह का बोध करवाए, हमने कहा क्या कि त्रिफला, 3 फलों का समूह। त्रिफला क्या होता है, हमने पहला पद देख लिया, कित्री आया हुआ है। पहला पद क्या देखा, कित्री। तो त्रिफला का मतलब क्या होता है कि भाई जो 3 फलों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, त्रिफला बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको, त्रिफला बोलते हैं। उसके बाद देखिए कि हमने कहा दुगुना, अरे दुगुना, वो तो दुगुना दे रहा है। दुगुना मतलब 2 का समूह। दुगुना का मतलब क्या है, दुगुना, 2 का समूह। चतुर्वेदी, 4 वेदों का समूह। चतुर्वेदी क्या होता है, 4 वेदों का समूह जो होता है उसको चतुर्वेदी बोलते हैं भाई, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको, चतुर्वेदी बोलते हैं। तो हमने क्या देखा
कि पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद समूह का बोध करवा रहा है, वहां पर हमेशा द्विगु समास होता है, लेकिन समूह बनना चाहिए। अगर दूसरा पद समूह नहीं बनाएगा तो वहां पर द्विगु समास कभी भी नहीं होता भाई। दूसरा पद समूह को बनाना चाहिए। उसके बाद देखिए, द्विगु के बाद अगला हमारा समास कौन सा है? द्वंद्व। और द्वंद्व का मतलब क्या होता है भाई? झगड़ा। द्वंद्व का मतलब झगड़ा होता है। और झगड़ा किस में होगा? ये तो बात एक कॉमन सी है कि बराबर वालों में होगा। झगड़ा किस में होता है भाई? बराबर वालों में। दो जो बराबर वाले होते हैं ना, तब झगड़ा होगा, यानी कि दोनों ही प्रधान होंगे। अब एक कह दे मैं तो प्रधान हूं भाई, दूसरा कह दे मैं भी प्रधान हूं, होगी ना लड़ाई? किसकी चले, उसकी चले या उसकी? लेकिन एक कह दे मैं प्रधान हूं, दूसरा कहते ठीक है ले तेरी मान लेंगे, बता भाई क्या बात है, तो फिर किस बात का झगड़ा है ना? तो देखो, झगड़ा होता है बराबर वालों में। तो आप क्या समझे इस बात से कि द्वंद्व समास वहां होता है कि जिस समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जिस समास में ही दोनों ही पद प्रधान होते हैं, वहां पर हमेशा कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। देखो, या तो होगा जहां पर समान महत्व हो, वहां पर द्वंद्व होता है। दो बातों का समान महत्व हो भाई, जैसे हमने कहा कि माँ बाप है ना, या माता पिता, कुछ भी लिख सकते हो आप, भाई बहन, ठीक है ना, दोनों का अपना महत्व है। घी शक्कर, दाल रोटी, तेल पानी, तेल का अपना महत्व और पानी का अपना महत्व है ना। आपने कहा भाई चाय पानी पी लो भाई, क्योंकि दोनों पिलाना चाहते हैं, चाय भी और पानी भी, दोनों का अपना महत्व है। हमने कहा राधा कृष्ण, दोनों का महत्व है ना। सीता राम, दोनों का ही अपना महत्व है। जहां पर दो का अपना महत्व हो, हमने कहा पेन पेंसिल, पेन और पेंसिल। अब यूं थोड़ी ना कह सकते हैं कि पेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पेंसिल, दोनों ही है भाई। हमने कहा मेज कुर्सी, मेज और कुर्सी दोनों चाहिए भाई। मेज का अपना महत्व है और कुर्सी का अपना महत्व है ना। तो जहां पर दो का अपना महत्व हो, दोनों पदों का समान महत्व हो भाई, वहां पर कौन सा होता है? द्वंद्व। फिर अगर विलोम हो, क्या हो? विलोम शब्द हो। जैसे हमने कहा कि सुख दुख, भाई या तो सुख होगा या दुख होगा, दोनों बातें तो इकट्ठी नहीं हो सकती ना। फिर हमने कहा लाभ हानि, या तो लाभ ही होगा व्यापार में या हानि होगा, है ना, या तो लाभ होगा या हानि होगी। सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा, पाप पुण्य, दिन रात। तो यहां पर कौन सा समास है? यहां पर भी द्वंद्व समास है। कौन सा समास है भाई? यहां पर द्वंद्व समास है। और देखिए, जैसे हमने कहा घटबड़, अरे ज्यादा गड़बड़ मत करो, तो ये कौन सा है? ये भी द्वंद्व का उदाहरण है भैया। तो घटेगा या बढ़ेगा, है ना, या तो घटेगा या क्या होगा? बढ़ जाएगा। हमने कहा कि वह नौकरी के लिए बहुत दौड़ धूप कर रहा है, दौड़ धूप द्वंद्व समास है भाई। दौड़ धूप में कौन सा है? द्वंद्व समास है। फिर हमने कहा यहां पर कि 5-7, कितने आदमी आए थे? 5-7 थे, 5-7 आदमी आए थे। तो 5 या 7, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब 5 से 7 तक। भाई 5-7 आदमी आ जाना, या तो 5 आ जाना या 6 आ जाना या 7 आ जाना, कोई बात नहीं है ना। हमने कहा 10-20, तो 10-20 में कौन सा समास है? इसमें भी द्वंद्व है ना। हमने कहा ज्यादा 3-5 मत करो, ज्यादा 3-5 मत करो, तो 3-5 में भी द्वंद्व है। अपन ने कहा 3-13 हो गई भाई, क्या कहा? 3-13 हो गए यहां पर भी द्वंद्व है। हमने कहा 1,00,000 2 लाख रुपए चाहिए, 1,00,000 2 लाख रुपए चाहिए, तो इसके अंदर भी कौन सा है? इसके अंदर भी द्वंद्व है।
कहते हैं ना कई बार, भाई मेरे को तो 1-2 लाख रुपए की जरूरत है, क्या तुम मदद कर सकते हो, पूछते हैं ना इस तरह से। तो यहां पर भी कौन सा है, द्वंद्व समास है। फिर हमने कहा कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा तो द्वंद्व समास हो गया, ठीक है ना। कूड़ा कचरा, अरे कूड़ा कचरा उठा लो, यहां भी हमने कहा खेत खलिहान, क्या है, खेत खलिहान, तो यहां भी द्वंद्व समास हो गया, है ना। खेत खलिहान में भी कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। फिर हमने कहा कि भाई देखा देखी, तो उसके देखा देखी चल रहा है, देखा देखी द्वंद्व है। दिया बत्ती, इसमें भी क्या है, द्वंद्व है। हमने कह दिया घास फूस, अरे इस घास फूस का क्या खाएं, है ना, क्या कहा, इस घास फूस का क्या खाएं। घास फूस में भी कौन सा समास है, इसमें भी द्वंद्व समास है। आगा पीछा, ऐसे बोलते, अरे आगा पीछा देख कर चलो, यहां भी द्वंद्व है। हमने कहा अरे ध्यान से चला करो, हाथ पांव बचाकर, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हाथ और पांव ही बचाने हैं, शरीर के बाकी अंग टूटने फूटने दो, मतलब है सारे अंगों को बचाना है। हाथ पांव आदि कैसे चलना है, हाथ पांव को बचाकर चलो, हाथ पांव आदि सभी अंगों को क्या करो, बचाकर चलो। यहां पर भी समास कौन सा बनता है, यहां पर भी द्वंद्व समास बनता है। भाई यहां पर कहने का मतलब क्या है कि आप केवल एक लिमिट में मत बंधिए, लिमिट में याद मत कीजिए कि भाई यही द्वंद्व समास होता है। जैसे धर्म अधर्म आ गया तो ये अपोजिट हो गया ना, धर्म और अधर्म, तो यहां पर भी द्वंद्व समास होता है। इसी साल जनवरी में एस्टेट का पेपर हुआ था और उसमें पूछा गया था कि सनान वनान में समास बताओ। इसी साल की बात है 2021 की, 3 और 4 जनवरी को एस्टेट का पेपर था। उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि सनान वनान में समास बताएं, द्वंद्व समास होता है। जैसे आप बोल देते हैं ना, अरे चाय वाय पी लो, रोटी राटी खा के जाना। अब रोटी राटी, चाय वाय, पानी वाणी, आपसे पूछ ले समास कौन सा है, इसके अंदर द्वंद्व समास होता है। यानी कि जो हम एक निरर्थक शब्द बोलते हैं सार्थक शब्द के साथ, तो वहां पर भी समास कौन सा होगा, द्वंद्व होगा भाई, ठीक है ना। फिर एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि 26 में समास बताएं, 26, ठीक है। आपसे पूछ ले कि 56 में बता दो समास, है ना, 99 में बता दो कौन सा समास है। तो आपको शब्द देखने से कभी भी पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर समास कौन सा है। कैसे बताओगे, आप विग्रह करोगे, कैसे करोगे, विग्रह। 26 का विग्रह क्या बनेगा, 6 और 20, 6 और 20, ये 26 का विग्रह बनेगा भाई। तो यहां पर समूह तो नहीं बना, ज्यादातर बच्चे इसका द्विगु बताएंगे, पर यह गलत है। विग्रह करो ना, मतलब समूह तो बन ही नहीं रहा। 26 का विग्रह क्या होगा, 6 और 20। फिर हमने लिखा 56 क्या बनेगा, 6 और 50, समूह नहीं बना। 99, 9 और 90, 9 और 90 क्या होता है, 99 होता है भाई। तो जहां पर दोनों ही पद की प्रधानता हो, 9 का अपना महत्व है और 90 का अपना महत्व है, यहां पर द्विगु नहीं है, कौन सा है, द्वंद्व समास है भाई। तो आप पहचानोगे कैसे एग्जाम में, आप कहोगे मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि किस में कौन सा बन रहा है। पहला तरीका तो मैं आपको बार बार बता रही हूं कि भाई विग्रह करना, विग्रह करना और केवल विग्रह करना। जब विग्रह करोगे, अलग अलग करोगे, समास को 1 मिनट में पहचान लोगे। अगर आपने विग्रह नहीं किया तो समास को नहीं पहचाना जा सकता। किसी भी शब्द को देखकर कभी भी अंदाजा मत मारना कि इसके अंदर समास कौन सा है। उस समास को तोड़ लो, उसको आप विग्रह कर दो भाई। जब आप उसको तोड़ दोगे ना तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर समास कौन सा बन रहा है, ठीक है। देखो याद रख लेना कि 1 से जो 9 तक की संख्या आ जाएगी या फिर राउंड फिगर वाली होगी, 10, 20, 30, 50, 100, 1000, 5000, ऐसी कोई भी राउंड फिगर वाली संख्या आ जाए,
या 1 से 9 तक की संख्या आ जाए, हमेशा द्विगु समास बनेगा भाई। फिर से सुन लो, 1 से 9 तक की संख्या आ जाए, चतुष्पदी, पंचपात्र, षटमुख, है ना, षटपदी, इस तरह का कोई भी आ जाए जहां 1 से 9 तक की संख्या हो, है ना। नवरात्र, 9 लखा, 9 लाख रुपयों का समूह। 9 लखा क्या होता है? 9 लाख रुपयों का समूह। तो जहां पर पहला पद 1 से 9 तक की संख्या आ जाए, या फिर राउंड फिगर वाली हो, जैसे 100, शतक, 1000, है ना, 1000 वर्षों का समूह सहस्त्रावधि बन जाएगा, है ना। तो वहां पर हमेशा द्विगु समास होगा। लेकिन जहां पर बीच वाली संख्या आ जाए, बीच वाली कैसे? 56 है, 99 है, 88 आ जाए, 75 आ जाए, है ना, या यहाँ पर 26 तो हमने लिख ही दिया, कोई भी बीच वाली आ जाए, 125 आ जाए भाई, 125 कैसे बनाओगे? 100 और 25, तो दोनों का अपना महत्व है। समास कौन सा बनेगा? द्वंद्व बनेगा। अगर बीच वाली संख्या आएगी तो द्वंद्व बनेगा, 1 से 9 तक की संख्या आएगी या राउंड फिगर वाली आएगी तो कौन सा बनेगा? वहां पर हमेशा द्विगु समास बनेगा भाई। क्लियर है ना? चलें आगे। उसके बाद हमारा समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, तो देखिए बहु का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ज्यादा, और व्रीहि, व्रीहि का मतलब होता है बाहरी। व्रीहि का मतलब है बाहरी, यानी कि जिस समास के अंदर ज्यादातर बाहरी अर्थ पर जाया जाएगा। बहुव्रीहि कौन सा समास होता है? कि जिस समास में ज्यादातर बाहरी अर्थ पर जाया जाएगा, यानी कि जो दिखाई दे रहा है ना वो नहीं होगा, वो प्रधान नहीं होगा, प्रधान तो कुछ और ही होगा। तो देखिए बहुव्रीहि समास वहां होता है जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद की प्रधानता नहीं होती, प्रधानता नहीं होती, बल्कि कोई अन्य पद प्रधानता को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। कह रहा है ये कि जिस समास में ना तो पहला पद प्रधान होता और ना ही दूसरा होता प्रधान, बल्कि कोई जो बाहरी पद है ना, तीसरा पद, वो क्या करता है? प्रधानता को प्रदर्शित करता है। वो कहता है मैं प्रधान हूं भाई, ना पहला प्रधान और ना ही दूसरा, कोई बाहरी, कोई अन्य, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। वहां पर हमेशा बहुव्रीहि समास होगा। कैसे? देखो जैसे हमने लिखा यहां पर दशानन, दशानन, दशानन का विग्रह क्या होगा? कि 10 आनन, 10 है जिसके आनन, वह कौन? रावण। कौन है अभी 10 आनन? दुनिया में और किसी के तो है ही नहीं 10 आनन, किसी और के 10 मुख नहीं है, एक ही व्यक्ति के हैं। किसके? रावण के। तो देखो 10, ना तो 10 की ये संख्या प्रधान और ना ही आनन। आनन का मतलब क्या होता है? मुख। ना ही मुख प्रधान। प्रधान कौन है भाई? रावण है। ना तो 10 प्रधान और ना ही मुख प्रधान। कौन? रावण। तो तीसरा पद क्या बन गया? यहां पर प्रधान बन गया। ना पहले पद की प्रधानता ना दूसरे पद की प्रधानता है। फिर हमने कहा कि गजानन, गज के समान है जिसका आनन। आनन का मतलब वही मुख, जिसका मुख हाथी के समान है। वो कौन है? सबको पता है, गणेश जी, है ना। तो प्रधान कौन हो गए? गणेश जी हो गए। फिर हमने कहा वक्रतुंड, टेढ़ा है जिसका तुंड। तुंड का मतलब क्या होता है? मुख। जिसका मुख टेढ़ा है वो कौन है? वो गणेश जी। वक्र है जिसका तुंड, जिसका मुख टेढ़ा है वो कौन? गणेश जी। फिर हमने कहा दशरथ नंदन, दशरथ के है जो नंदन यानी कि पुत्र,
वो कौन? भगवान श्री राम, है ना। फिर चक्रधर, चक्र को जिसने धर रखा है, धारण कर रखा है, कौन? विष्णु। चतुर्भुज, चार हैं जिसकी भुजाएं, कौन? विष्णु। फिर हमने कहा चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके शिखर पर, कौन? शिव। चंद्रशेखर कौन है भाई? भगवान शिव, शंकर, एक ही बात है। फिर जैसे हमने कहा भूतेश, भूतों के है जो ईश, कौन? भगवान शंकर। भूतों के स्वामी कौन है? भूतों के भगवान शंकर। बाघंबर, जैसे आ गया बाघंबर, बाघ क्या है जिसका अंबर यानी कि कपड़ा, जो बाघ के खाल के कपड़े पहनते हैं, वो कौन? भगवान शंकर। पीतांबर, पीले है, पीला है जिसका अंबर, कौन? भगवान श्री कृष्ण। आज तक जितनी बार भी बहुब्रीहि समास आया है ना एग्जाम में, ज्यादातर देवी देवताओं के पर्यायवाची आए हैं भाई। जब भी ये आता है ना ज्यादातर, तो हमेशा ये देखा गया है कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि देवी देवताओं के पर्यायवाची आएंगे भाई, और आप इनको अच्छी तरह से कर लेना। और वैसे भी जितना भी समास के एग्जाम्पल है ना, आपके पास कोई भी बुक हो उसको आपको पढ़ना चाहिए अच्छी तरह से। हम बोर्ड पर कितने की कर सकते हैं? 15 कर लेंगे, 20 एग्जाम्पल कर लेंगे, उसके बाद तो अपने को आगे चलना ही पड़ेगा भाई। क्योंकि अगर एक ही बात पर हम लगे रहेंगे तो फिर आगे टॉपिक ही नहीं बढ़ेगा अपना। तो आपको समझ में आ गया, लेकिन समझ में आने के बाद आप इसके सारे एग्जाम्पल पढ़िए ताकि आपको पता चल जाए कि ये भी इसके एग्जाम्पल होते हैं। और जिसमें भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि मैडम बताओ इसका ये कैसे बनेगा, मैं आपका जो डाउट है वो करूँगी क्लियर, ठीक है ना। ऐसे मत मानो कि केवल देवी देवताओं के पर्यायवाची ही आएंगे। जैसे वसुंधरा, अब देखो ये मैंने पहले लिख दिया था ना एक बार, वसुंधरा, इसका विग्रह क्या बनेगा कि जो वसु को धारण करती है, वसुओं को, वसु माना रतन, जो रत्नों को धारण करती है वो क्या? पृथ्वी, है ना। रत्नों को कौन धारण करती है? पृथ्वी। रत्न कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी के गर्भ में पाए जाते हैं। तो इसीलिए पृथ्वी को क्या बोलते हैं? वसुंधरा बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा सुलोचना, सुंदर है जिसके लोचन, तो ये कौन? मेघनाथ की पत्नी। सुलोचना कौन भाई? किसका नाम था? मेघनाथ की पत्नी का। मंदोदरी, मंदा है जिसका उदर यानी कि जिसका पेट छोटा है, छोटे पेट वाली, कौन? रावण की पत्नी। तो रावण की पत्नी का नाम क्या है? मंदोदरी है भाई, है ना। कमल नयन, अब कमल नयन में कर्मधारय समास भी है और बहुब्रीहि भी है। कमल नयन कौन? भगवान विष्णु, उनको बोला जाता है कमल नयन। उनके नयन है ना कमल के समान है भाई, है ना। तो कमल नयन कौन आ गया? भगवान विष्णु। फिर कहा हमने 12 सिंगा, 12 सिंगा, 12 है सिंग जिसके, अर्थात हिरण की विशेष प्रकार की जाति, है ना। हमने कहा नकटा, नकटा में भी बहुब्रीहि समास है। मैं कह दूं कि वो तो बड़ा नकटा है भाई, मानता नहीं है। नकटा का मतलब जिसका नाक कटा हुआ हो। आप कहोगे मैडम नहीं, उसका तो नाक नहीं कटा हुआ, वो तो जमा सही है, कहाँ कटा हुआ है उसका नाक। तो नकटा का मतलब क्या होता है? बेशरम, बेशरम है भाई, है ना। नकटा का मतलब क्या? बेशरम। तो जब अन्य पद प्रधान है तो समास कौन सा बन गया? बहुब्रीहि। हमने कहा अरे वो तो बड़ा दोगला आदमी है। आप कहोगे मैडम नहीं, उसके दो गले नहीं है, गला तो उसका एक ही है, उसके कहाँ दो गले हैं? दो गला का मतलब क्या? धुरी बात करने वाला, धुरी बात करता है, सामने कुछ कहता है, पीठ पीछे कुछ कहता है, दो गला आदमी है। तो यानी कि जिसका कोई अलग से अर्थ हो, कोई विशेष अर्थ हो, वो हमेशा बहुब्रीहि समास होता है भाई, ठीक है ना। क्या हो? अलग से अर्थ हो। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में है, जो है उत्तम वह कौन? भगवान श्री राम, है ना। भगवान श्री राम को क्या कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है वे।
फिर आ जाए वाग देवी। वाणी की जो देवी है कौन है? सरस्वती माता, ठीक है ना। अतिथि, अतिथि भी बहुरी समास है भाई, जिसके आने की तिथि ना हो अर्थात मेहमान, ठीक है। तो कर लोगे आप, अब तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह कि जिस समास के अंदर बाहरी पद की क्या होती है, प्रधानता होती है, हमेशा वहां पर बहुब्री समास होता है भाई। जिस समास में कोई बाहरी अर्थ क्या बन जाए, प्रधान बन जाए। तो आपको समास अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, है ना। और फिर भी अगर कोई डाउट हो आपका, कोई दिक्कत हो किसी को समझने में, तो वो मुझे कमेंट कर सकता है भाई। क्लास तो अपनी डेली होती है, वो मुझे कमेंट कर सकता है कि मैडम ये वाला समझ में नहीं आया, तो फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।